नमस्कार मेरे भारतवासियों। तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है भारतीय राजनीति में और आजकल विदेशी ताकतें भी भारत की राजनीति में अपना हस्तक्षेप करने लगे हैं। अब हम जानते हैं कि भारत की राजनीति में क्या हो रहा है। तो पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टियां ही भारत की राजनीति में हैं। तो पहले ये जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टियां अलग कैसे हैं। तो अलग मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी से चलती है, ऐसा हम समझते हैं। और इन पॉलिटिकल पार्टियों का फ्यूचर भारत में क्या है? मतलब आगे भारत में वो क्या करेंगी और आने वाले समय में कौन-सी पार्टी अ, राज कर सकती है या ज़्यादा लोगों में पॉपुलर हो सकती है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मैंने विकिपीडिया और गूगल सर्च से ली हुई है, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो हम ये समझते हैं आइडियोलॉजी क्या है, मतलब विचारधारा क्या है? तो विचारधारा ये हो सकती है कि हम जो सरकार बनाएँगे, वो किस तरह का होगा? वो ऑटोक्रेटिक होगा या डेमोक्रेटिक होगा? ऑटोक्रेटिक मतलब कोई एक आदमी उसको राज करेगा, जैसे राजा-वाजा के टाइम होता था या जैसे अभी चाइना में है, ठीक है? एक पार्टी राज करती है, तो वो सेमी ऑटोक्रेटिक पार्टी है या डेमोक्रेटिक होगा। तो डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, ठीक है? और वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा, वो कैपिटलिस्टिक होगी या सोशलिस्टिक होगी? मतलब वो केवल पैसे कमाने वालों को, पूँजीपतियों का हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाएँगी, इकोनॉमिक सिस्टम बनाएँगी। जैसे कि अमेरिका में है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम है या सोशलिस्टिक होगी जिसमें जो गरीब और पिछड़े हुए हैं, उनके पास कम से कम खाने-पीने, रहने का अफ़ोर्ड करने की ताकत हो या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी यूरोप में ज़्यादातर है और छोटे-छोटे देश हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए, स्वीडन, डेनमार्क, फ़िनलैंड, तो ये सारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। वो डेमोक्रेटिक भी है और सोशलिस्टिक भी है। अब राजनीतिक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ये कहा जाता है कि हम जो शक्ति है, पावर है, वो हम एलोकेट कैसे करेंगे और उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो पॉलिटिकल विचारधारा के 2 आयाम हैं, 2 डायमेंशंस हैं, जिसमें एक होता है कि गोल, गोल क्या होगा कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज़ हम कैसे करेंगे। अ, और दूसरा होता है मेथड कि हम कैसे उस ऑर्गेनाइज़ेशन गोल को अचीव करेंगे। तो जैसे कम्युनिज़्म की विचारधारा थी कि सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान काम करना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि वहाँ पर कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं असाइन करने की बात की गई है और रिसोर्सेज़ सब में शेयर किए जाएँगे। कोई ज़्यादा कमा रहा है तो वो दूसरों को देगा, कोई कम कमा रहा है तो कोई बात नहीं। और कोई नहीं कमा पा रहा है तो उसका ख़्याल जो कमा रहे हैं वो रखेंगे, उनकी फ़ैमिली का भी ख़्याल। तो हुआ ये कि जो कोई भी ज़्यादा अमीर नहीं बन सकता और कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता है कि मैं तो डॉक्टर ही रहूँगा या मैं इंजीनियर ही रहूँगा। तो ज़्यादातर उनकी विचारधारा थे अ, कि खेती-बाड़ी, खाना सबको पैदा करना है। तो खाना सबको पैदा करना है तो डॉक्टर, इंजीनियर सबको खेती करने भेज दिए गए। तो हुआ ये कि समय के साथ बच्चे पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाए और इलाज करने के लिए कोई नहीं है और जो अ, बिज़नेस वाले लोग हैं, अगर वो बिज़नेस करके अगर वेल्थ नहीं जनरेट करेंगे, मनी नहीं जनरेट करेंगे, तो वो नीचे के तबकों में वो पैसे का शेयर कैसे होगा, ठीक है? तो ऐसा बहुत ही आज हाल के समय में जो एक कम्युनिस्ट सरकार थी जिसको हम ख़मेर रेज कहते हैं, वो कंबोडिया में थी। तो कंबोडिया में एक पोल पोट नाम का अ एक लीडर हुआ था, जो कम्युनिज़्म विचारधारा से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित था।
मार्क्सवाद से, लेनिनवाद से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और वो 60s में जब कंबोडिया में उसके पास पावर आई, तो उसने वहाँ पे बहुत ही सही तरीके से कम्युनिस्ट रूल लगाना शुरू किया, और जिन्होंने भी विरोध किया उनकी हत्या कर दी, बेसिकली होलोकॉस्ट किया। तो कहा यह जाता है कि तकरीबन 30% आबादी कंबोडिया की उसने होलोकॉस्ट किया था, मतलब एक साथ, मतलब लोगों को मार के बहुत सारी लाशें की थी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल विचारधारा की बात है। और वहीं पर 69-70s के पास टाइम चाइना अपने ट्रू कम्युनिज्म से बाहर निकला। वो कैपिटलिस्टिक कम्युनिज्म में को समर्थन करने लगा, और उसके बाद से हम चाइना का अपराइजिंग देखते हैं। पर जब 70s तक तो चाइना की इकोनॉमी भारत से बहुत नीचे थी। इवन 80s तक भारत से वो पीछे था इकोनॉमिकली, लेकिन उसके कैपिटलिस्टिक कम्युनिस्ट पॉलिसी और सिंगल पार्टी रूल के कारण वहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन एंड प्लानिंग हो पाई। मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा चाइना में कम्युनिज्म या चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, वहाँ पर आखिर सरकार बनती कैसे है। अब जानते हैं, वैसे तो अगर हम विकिपीडिया में जाए देखें तो करीबन हजारों तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में लिखा गया है, जो कि अ, पिछले 2000 सालों में अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टियां थी, ज्यादातर पिछले 500-600 सालों में थी। तो वन ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एनार्चिज्म। तो ऐसा तब होता है जब कहीं पर कोई डिफाइंड सरकार नहीं होती, जहां पर किसी एक सरकार का रूल नहीं चलता है। तो चाइना में पहले राजाओं का राज था। तो चिंग डायनेस्टी जब 1912 में खत्म हो गई, क्योंकि जनता ने राजाओं का राज खत्म कर दिया, तब उस समय वहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो छुटके पुटके हर छोटी छोटी जगहों में किसी किसी की सरकार चल रही थी। बाद और ऐसा 1912 से 1949 तक चला। और 49 में जाके फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की रेड आर्मी ने वहां पर सरकार बनाई, कम्युनिस्ट सरकार बनाई। बीच में थोड़े से जगहों के लिए दूसरी एक सरकार थी, जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं रखते थे, और वो उनके और कम्युनिस्ट के बीच में लड़ाइयाँ हुई। तो ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं रखते थे, सुन यात सेन की जो पार्टी थी, उनको खदेड़ दिया गया। और वो खदेड़ के वो भाग के ताइवान में गए, और ताइवान में फिर उन्होंने अपनी नई नई नया देश बनाया, और ताइवान को बहुत ही प्रोग्रेसिव इकोनॉमिकली बनाया, और वो डेमोक्रेटिक भी है। दूसरे टाइप की आइडियोलॉजी होती है कि एक छत्र राज, मतलब एक कोई कंट्रोल करता है पावर को, जैसे जिसको कहते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म। ठीक है, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्ची होती थी, जैसे राजाओं का राज होता था पहले, कि राजा ने बोल दिया तो यही होगा। जैसे अकबर के टाइम जब मुगल का राज था, तो मुगल के शासक ने कुछ कह दिया तो वहां पे वही राज होगा। या ब्रिटिश एम्पायर, तो एलिजाबेथ ने कह दिया तो यही होगा, जो उसने जो कह दिया। तो और दूसरा होता है ऑटोक्रेसी, मतलब जहाँ पे किसी एक का राज चलता है। और डिक्टेटरशिप, हमने कई डिक्टेटर्स देखे हैं, जैसे सद्दाम हुसैन को भी कहा जाता था, गद्दाफी को भी कहा जाता था। और विद टाइम जगह जगह पे डिक्टेटर्स कहे जाते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में अभी भी कुछ लीडर्स को डिक्टेटर कहा जाता है। अभी जैसे टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, उनको भी डिक्टेटर कहा जाता है। तो जब भी कोई राजा या कोई नेता अगर सरकार को, मतलब लोगों को बहुत सख्ती से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लोगों के द्वारा चुना हुआ नहीं होता या उनकी बातें नहीं सुनने वाला होता है, अगर कोई कुछ उनके खिलाफ बात कर रहा है, तो उनको क्रश कर दिया जाता है, सरकारी पावर का इस्तेमाल करके मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, तो उनको डिक्टेटर कहा जाता है। आमतौर इस डिक्टेटरशिप तो बहुत तरह के होते हैं। इम्पीरियलिज्म इज आल्सो डिक्टेटरशिप। और मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी हमने देखी है पाकिस्तान में, और अभी हाल ही के समय में म्यांमार, मतलब बर्मा में, वहाँ पे आर्मी रूल था और मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी।
इसके अलावा आइडियोलॉजी होती है थियोक्रेसी, मतलब धर्म के नाम पे, अगर कोई देश धर्म के नाम पे चल रहा है, धर्म के नाम पे वो रूल किया जा रहा है। जैसे अभी सीरिया में कुछ जगहों पे जब सीरियन जो इसिस के लोग थे, इस्लामिक स्टेट के लोग थे, उन्होंने वहाँ पे इस्लामिक विचारधारा जो उनकी थी उसके हिसाब से वहाँ पर रूल करना शुरू किया। या फिर कुछ कम्युनिस्ट कुछ क्रिश्चियन देश भी हैं जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के हिसाब से राज किया जाता है। तो वहाँ पे बहुत ही और क्रिश्चियनिटी को लेके जो थियोक्रेसिक रूल हुआ करते थे वो बहुत पहले होते थे। हाल के दिनों में थियोक्रेसिक क्रिश्चियन वाले नहीं है। हाल के दिनों में ज़्यादातर हम देखने को मिलता है इस्लामिक, जैसे तालिबानिज्म भी था, इस्लामिक स्टेट भी। अभी कुछ नाइजीरिया के जगहों में बोको हरम या छुटपुट जगह जगहों पे वहाँ पे इस्लामिक रूल वो लोग बहुत ही सख्ती से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का साथ अत्याचार कर रहे हैं जो अ, कुछ नहीं, उनके विचारधारा को नहीं फॉलो करते, उनके साथ सख्ती कर रहे हैं। इसके अलावा होता है कि डेमोक्रेटिक तो होती है, पर वहाँ पर देश का जो धर्म होता है, मतलब संवैधानिक धर्म क्रिश्चियनिटी होती है या इस्लाम होता है। अभी या मतलब वहाँ पर अगर धर्म डिफाइन हो गया संविधान के हिसाब से कि ये क्रिश्चियन देश है या ये एक इस्लामिक देश है, तो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली जो देश का चीफ होता है उसको चुना जाता है, जैसे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, जैसे कि अभी इमरान खान है। और पाकिस्तान असल में इस्लामिक रिपब्लिक है, मतलब उसने कहा है कि इस्लाम उनका देश का धर्म है। तो इस तरीके से क्रिश्चियन धर्म वाले भी कई देश हैं, इस्लामिक धर्म वाले तकरीबन 57 देश है जहाँ पर उन लोगों ने इस्लाम को अ, धर्म बना रखा है, या वहाँ पर 50% से ज़्यादा इस्लामिक लोग रहते हैं। इसके अलावा होता है कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म का उत्थान शुरू हुआ था जब राजाओं का राज चलता था, तो उस समय लोगों को मतलब रिसोर्सेज नहीं मिलते थे, एजुकेशन का अधिकार या रहन-सहन उनकी बहुत प्रॉब्लम होती थी, और सब कुछ राजा और उनके जो मुलाजिम होते थे, जो राज्य को कंट्रोल करते थे और साहूकार वगैरह, वो सब कुछ रिसोर्सेज रखते थे। तो उस समय एक विचारधारा आई, जिस लेनिन ने एक विचारधारा दी और कार्ल मार्क्स ने एक विचारधारा दी कि आ, लोग लोग ये सब कर रहे हैं। मान लो कि अगर एक कंपनी में एक इंडस्ट्री, उस समय इंडस्ट्री काफी फल फूल रही थी मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर वहां पर अगर जो श्रमिक है वो अगर एक कंपनी में काम करता है, तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, तो श्रमिक को तो थोड़ी सी तनख्वाह मिल जाती है, पर प्रॉफिट को जो कंपनी का मालिक होता है उसके पास चला जाता है। पर उन्होंने विचारधारा लानी शुरू की कि भाई नहीं, उस पर अधिकार भी श्रमिकों का है, तो प्रॉफिट को उनको श्रमिकों से शेयर करना चाहिए। और उन्होंने ये भी फिर कहने लगे, ये कम्युनिज्म की विचारधारा में, कि देश के रिसोर्सेज पे सबका सबका समान अधिकार होगा, सबको सब मिलेगा, मतलब कोई ज्यादा कमा रहा है, मतलब कोई ज्यादा काम कर रहा है या कोई कम काम कर रहा है, सबको एक ही खाना मिलेगा, एक ही एजुकेशन मिलेगा, एक ही हेल्थ केयर मिलेगा। तो इस तरह की विचारधारा उस समय काफी अच्छा लगता था, कि क्योंकि उस समय लोग ज्यादातर पीड़ित थे, शोषित थे, तो उन्हें काफी देश कम्युनिज्म, मतलब डेमोक्रेटिक देश तो बाद में बने, पहले ज्यादा देश कम्युनिस्ट बने थे, डेमोक्रेसी बाद में आई थी। ज़्यादा डेमोक्रेसी पॉपुलर बाद में हुई, पहले पॉपुलर हुई थी कम्युनिज्म। तो जैसे रशिया कम्युनिज्म में था, और ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी देश कम्युनिज्म थे, चाइना कम्युनिस्ट है, और काफ़ी देशों में कम्युनिज्म था। धीरे-धीरे कम्युनिज्म खत्म हो रहा है, बहुत कम देश कम्युनिस्ट रह चुके हैं। रिलीजियस कम्युनिज्म, तो कुछ देश है जहाँ पे कम्युनिज्म है, पर वो लोग इस्लामिक तरीके से कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, या क्रिश्चियन तरीके से, या ज्यूइश तरीके से। और एक तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है वो कंजर्वेटिव, मतलब अपने पुराने कंजर्वेटिव होते हैं, वो नई चीजों को समर्थन नहीं करते हैं और पुरानी चीजों को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो वो उसमें जैसे
आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनको हिंदू फंडामेंटलिज्म कहा गया। मतलब जो भी बहुत ही सशक्त तरीके से एक पर्टिकुलर धार्मिक विचारधारा को या एक पर्टिकुलर विचारधारा को अगर वो फॉलो करते हैं, बहुत ही हार्डकोर क्रिश्चियन या हार्डकोर मुस्लिम या हार्डकोर हिंदू या हार्डकोर रिपब्लिकन या हार्डकोर एर्दोगन, तो इन सबको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है। जैसे एर्दोगन टर्की के शासक हैं अभी, भले ही वो डेमोक्रेटिकली चुने गए हैं, लेकिन उनको कंजर्वेटिव्स कहा जाता है, उनको फंडामेंटलिस्ट या उनके वे ऑफ रूलिंग को एर्दोगनिज्म कहा जाता है। और रिपब्लिकन जो पार्टी है अमेरिका में, वो काफी कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो और आ जाती है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में कई पार्टियां हैं, काफी देश सोशलिस्ट है, ज्यादातर यूरोप में है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट हुआ करती थी जब तक नेहरू और इंदिरा, ज्यादातर इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी, ये जब लोग थे तो ये सोशलिज्म के प्रिंसिपल फॉलो करती थी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के फॉलो करती थी। और इन लोगों ने सोशलिज्म को हमारे संविधान में ऐड भी करवाया था। लेकिन 1998 के बाद कुछ भारतीय कांग्रेस पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कुछ परेशानी है कि वो अपनी जो ओरिजिनल विचारधारा थी उससे कहीं भटकी हुई है पावर लेने के फिराक में। और इसके अलावा विचारधारा होती है लिबरटरिज्म। तो जहाँ पे लिबर्टी मतलब मेरा स्वाधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ भी कर सकूं, कुछ भी पहन सकूं, जैसे लिबर्टी होनी चाहिए। मतलब कोई अगर बिना कपड़े के भी सड़क में चल रहा है तो वो उसका अधिकार है। इतने हद तक वो लिबर्टी को चाहते हैं। और कोई किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, कोई उसके ऊपर कोई भी उसको क्राइम ना कंसिडर किया जाए, कोई धर्म के नाम पे कुछ बोल दे, कोई कोर्ट के नाम पे वो बोल दे, तो वो लोग कोई भी कंट्रोल नहीं चाहते हैं एक इंसानी जीवन के साथ। वो मतलब संविधान तो रहेगा, कुछ नियम कानून रहेंगे, पर एक इंसान का जो भी कहने, सोचने, करने का अधिकार है, उसको ना खत्म किया जाए, उस पे ना रोक लगाई जाए। तो लिबर्टरिज्म वाले इस विचारधारा को फॉलो करते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है, मतलब राजनीतिक विचारधारा और कुछ पार्टियों की विचारधारा समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन मोर और लेस मतलब सम टोटल इस तरह की विचारधारा अभी प्रचलित है या ज्यादातर देखने को मिलती है। अब अगर टाइप ऑफ पार्टीज अगर सोचेंगे तो बहुत तरीके की पार्टी है, नार्चिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है। तो ये जो लाल में हाईलाइटेड है वो आजकल ज्यादा है। थर्ड वे है, जैसे कांग्रेस को, इंदिरा की कांग्रेस को थर्ड वे पार्टी कहा जाता था। कंजर्वेटिव पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है। जैसे आजकल नेशनलिस्ट काफी पार्टियां पूरे विश्व में आ रही हैं। हर करीबन ज्यादातर देशों में नेशनलिस्ट पार्टियां, और आप कह लो राइट विंग पार्टियां ज्यादातर प्रसिद्ध हो रही हैं। ज्यादा ज्यादा देशों में नेशनलिज्म का अभी हवा चल रहा है। अब हम जानते हैं, अब हम समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। मतलब लेफ्ट विंग, सेंटर, राइट विंग क्या होता है। तो एक मतलब पॉलिटिकल थ्योरी की विचारधारा में, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी में अलग अलग विचारधाराओं को इस तरीके से लेफ्ट, सेंटर और राइट के हिसाब से मतलब असाइन करते हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट होते हैं, राजनीतिक नॉलेज वाले लोग होते हैं, वो पार्टियों को इस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जैसे लेफ्ट विंग वाले जो होते हैं, जैसे कम्युनिस्ट टाइप के लोग कहे जाते हैं, वो मिलिट्री में स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जो राइट विंग वाले होते हैं, ज्यादातर नेशनलिस्ट या एक पर्टिकुलर हार्ड कोर रिलीजियन या अन्य किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके अपने देश को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो मिलिट्री में ज्यादा स्पेंड करते हैं। और वो जो लेफ्ट विंगर होते हैं वो चाहते हैं कि सिटीजन, ज्यादातर गरीबों का ध्यान रखा जाए, सिटीजन्स का ध्यान रखा जाए और गरीबों को मिले सब कुछ।
जो कम्युनिस्ट की विचारधारा है। और वहीं पर राइट विंगर हैं, वो चाहते हैं कि ट्रेडिशन को मतलब ट्रेडिशन रहे, मतलब हमारे जो पहले से जो चलता आ रहा है नियम है वो इम्पोर्टेंट हो, और आने जो भी नियम चल रहा है उसमें बदलाव को बहुत ही, वो बदलाव के लिए रेडी तो होते हैं पर बहुत जल्दी रेडी नहीं होते हैं, वो बहुत ही अड़े हुए रहते हैं। अ, तो वो बदलाव को नहीं चाहते, वो पुरानी चीज़ों के साथ चलना चाहते हैं, और वो काफ़ी कंज़र्वेटिव राइट विंग हार्डकोर भी होते हैं। अब इसी तरीके से लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं कि पीपल का रोल ज़्यादा हो सरकार में। मतलब सरकार लोगों के जीवन में ज़्यादा रोल पैदा करे, जैसे सोशल सर्विस दे, बेनिफिट दे। जबकि राइट विंग वाले चाहते हैं कि सरकार पीपल के ज़िंदगी में कम कंट्रोल करे, वो लोगों को रन करने दें। मतलब लोग विधायी रन करें और सरकार गवर्नेंस के लिए हो, गवर्न करने के लिए ना हो, ठीक है? और लेफ्ट विंग वाले लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो हर सिटीज़न्स के राइट को फेयरली और इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जबकि राइट विंग वाले लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रोटेक्शन का काम है वो सोसाइटी और ट्रेडिशन के बाद लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मतलब सोसाइटी लॉ एंड ऑर्डर रखे और ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंट देते हुए। और जैसे अभी एक एग्जांपल है कि अभी एक मंदिर को लेके किस्सा हुआ है कि जहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती, तो राइट विंग वाले चाहते हैं कि वो ट्रेडिशन है उसको ना तोड़ा जाए, ठीक है? तो और जबकि लेफ्ट विंग वाले चाहते हैं कि महिला हो पुरुष हो सबको समान अधिकार मिले। तो कई बार होता है कि लेफ्ट विंग वाले भी हर बात पे ऐसा नहीं समझते हैं कि महिलाएं और औरतें मतलब मर्द और औरत सबको एक अधिकार मिले। कुछ-कुछ मामले में आजकल भारत में दिखता है। आइडियली ऐसा होना चाहिए कि उनको हर पॉइंट में इक्वल रहना चाहिए, कि अगर आप इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी की बात कीजिए। ना कि कभी आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप एक को इक्वल बोले चाहिए और दूसरी जगह इक्वालिटी नहीं चाहिए। तो लेफ्ट विंग वाले सृजन के लिए ज़्यादा फ्रीडम चाहते हैं, मतलब मोर लिबर्टी चाहते हैं, और राइट विंग वाले चाहते हैं कि कंट्रोल तरीके से लिबर्टी हो, ठीक है? और राइट विंग में पनिशमेंट का बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहता है, मतलब वो चाहते हैं कि अगर कोई गलती करे तो उनको पनिश किया जाए, ठीक है? और सेंटर वाले कोशिश करते हैं कि बीच में रह पाने की। तो इस तरीके से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसमें भी कुछ फार लेफ्ट विंग होते हैं, कुछ सेंटर लेफ्ट विंग होते हैं, कुछ फार सेंटर सेंटर राइट होते हैं, कुछ सेंटर सेंटर होते हैं, कुछ सेंटर लेफ्ट होते हैं, कुछ फार राइट होते हैं, कुछ सेंटर राइट होते हैं। तो और भी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे उनका झुकाव किस तरफ है। तो ये सारी कैटेगरी पॉलिटिकल थियरिस्ट ने बनाई है टू क्लासिफाई और कैटेगराइज पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम समझते हैं कि इन कैटेगराइजेशन के हिसाब से भारत के राजनीति में ये पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ पर ठहरती है। तो आप देखिएगा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी एकदम लेफ्ट विंग में है, और अभी जो नई पार्टियां आई है आम आदमी पार्टी, वो सेंटर से लेफ्ट की तरह इंक्लाइंड है। मतलब वो सोशलिज्म, कंस्ट्रक्टिव सोशलिज्म की बात करती है। अभी कब तक करेंगी पता नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ झुकी हुई है, और ये ऐसा जो वेटरन पुराने जो कांग्रेस लीडर्स थे वो ऐसा मानते थे। अभी की जो कांग्रेस है, जो अभी गांधी फैमिली ओरिएंटेड या फैमिली लिमिटेड कांग्रेस जो है, वो क्या कहाँ पर है, अभी थोड़ी हम आगे देखेंगे कि वो अभी कंफ्यूज है, वो अपनी विचारधारा से डिग गई है। और अभी हम देख रहे हैं कि बीजेपी है, तो बीजेपी राइट विंगर कंसिडर किया जाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी वो थोड़े नेशन और कल्चर और एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिशन, इस तरह की बातें करते हैं। और वो राइट विंगर इसलिए भी है कि वो हिंदुत्व बेस्ड नेशनलिज्म की बातें करती है। और वहीं पर देखेंगे कि जो आरएसएस है, जो बीजेपी के
को सपोर्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो राइट विंग में मानी जाती हैं। और भी इससे फर्दर राइट में हैं कई सारे, जैसे भीम आर्मी और इस तरह के जो आते हैं, जो कि वायलेंस वगैरह में उतर जाते हैं, शिवसेना वगैरह, वो फर्दर राइट में माने जाते थे। आज की शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना अभी इतनी फार राइट में नहीं है, वो मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड सेंटर की तरफ शिफ्ट कर रही है अपनी आइडियोलॉजी। वो बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व वाली पार्टी थी, और इवन आरएसएस से ज्यादा पब्लिकली हिंदुत्व की बातें करती थी, पर अब नहीं करती है। और जो मुस्लिम ओरिएंटेड जो पार्टियां हैं, जैसे ओवैसी की पार्टी या एसडीपीआई या पीडीपी, ये ज्यादातर मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम उम्मा की बातें करते हैं, तो वो राइट विंग में कंसिडर किया जाते हैं। अब होता ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनको इससे मतलब नहीं होता है कि वो लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर है, वो क्या है। उनको मतलब इलेक्शन जीतने से मतलब होता है। तो इस वजह से होता क्या है कि आ, ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हमने उनको स्प्रेड किया हुआ है, स्प्रेड करना बहुत मुश्किल है। अब सोचिए कि जो पॉलिटिकल जो थ्योरिस्ट थे, वो ज्यादातर वेस्टर्न थ्योरिस्ट थे, उन्होंने कैटेगराइजेशन किया, तो उसमें रिजर्वेशन जो भारत में फॉलो होता है, जो दलितों के लिए, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, इस तरह की कास्ट बेस्ड कैटेगराइजेशन वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, ये भारत में है। तो वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से आप पार्टियों को कहाँ डालेंगे। तो आप मतलब हर पार्टी दलितों की पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, और दलित बेस्ड जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बसपा वगैरह, वो भी करती है। अब अब कुछ पार्टियां हैं जो कास्ट बेस्ड ही पॉलिटिक्स करती है, जैसे जनता दल है, आरजेडी है, बीएसपी है, एसपी है। जैसे आरजेडी, वो बोलती है कि भैया मेरे को यादव और मुस्लिम और कोई चाहिए ही नहीं, मतलब यादव और मुस्लिम वोट के साथ हम सरकार बना लेंगे। और बिहार का जो डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से उनको वो पॉलिटिक्स सूट करता है। सिमिलरली बीएसपी है, तो वो दलित पॉलिटिक्स करती है, और समाजवादी पार्टी है, एसपी है, मुलायम सिंह की पार्टी, तो वो भी दलित पॉलिटिक्स ही करती है, और वो मुस्लिम और दलित की बातें करते हैं। आरजेडी भी यादव एंड मुस्लिम की बातें करते हैं। तो अब इनको कहाँ क्या कहा जाए, ये लिबरल है, कंजर्वेटिव है, लेफ्ट विंगर है, राइट विंगर है, ये बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो होता है, जिसमें पार्टी को कैटेगराइज कर पाते हैं लेफ्ट राइट वगैरह, भारत में आके वो फेल करने लगती है। और दूसरी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां समय के साथ अपना रवैया बदल देती है। अभी हाल ही में एग्जाम्पल है शिवसेना। वैसे तो शिवसेना मतलब हार्ड कोर हिंदुत्व वाली पार्टी और बहुत ही अग्रेसिव स्टांस रखने वाली पार्टी है, पर सरकार बनाने के लिए उन्होंने अभी जो कांग्रेस और एनसीपी बोलती है, शरद पवार की पार्टी, वो कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी पार्टियां हैं जो समय के साथ अपना स्टांस बदल देते हैं, क्योंकि उनको सरकार में रहना है। बीजेपी भी थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उसने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। तो वैसे तो हिंदू नेशन वेशन की बात करने वाली, लेकिन जब तक पीडीपी के साथ सरकार में थी, तब वो नेशन हिंदू वगैरह जम्मू एंड कश्मीर में नहीं करती थी। तो ऐसा कोई हार्ड राइट और हार्ड लेफ्ट भारत में कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है। वो ओवरऑल आप कह सकते हो, क्योंकि ये सब इस राज्य में क्या है, दूसरे राज्य में कुछ और बन जाते हैं, जो कि इन सारी पार्टियों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सुसाइड है। आइडियली इनको एक आइडियोलॉजी में रहनी चाहिए, रादर देन समय के साथ मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। अब पार्टियां ऑर्गेनाइज कैसे होती है? तो पार्टियां ऑर्गेनाइज होने के लिए तरीके होते हैं। जो पार्टी में तो एक नेता हर जगह जाके वोट नहीं मांग सकता, और एक पार्टी को केवल इलेक्शन ही ले लेना पड़ता है, उसको और भी बहुत काम करने पड़ते हैं। सोशल वर्क के लिए पार्टियां बनती है, और हर जगह पे उनको सपोर्ट करने वाले मेंबर होने पड़ेंगे, ठीक है।
तो उनको कैडर कहा जाता है। तो जो कैडर बेस्ड पार्टी है वो ही पूरे नेशन वाइज अपना कैडरशिप रख पाते हैं। अब अगर आइडियोलॉजी क्लियर नहीं होगा, जगह के साथ आइडियोलॉजी अगर चेंज होगा, तो हर जगह की कैडरशिप के डिफरेंट आइडियोलॉजी कैसे दे पाओगे? आपकी अगर एक टाइप की आइडियोलॉजी होगी, तो ही आपके कैडर के पास एक विजन और मिशन होगा। तो कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी 1998 तक। वैसे तो आज भी उनके कैडर हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी अब बदल चुकी है। उनकी आइडियोलॉजी अब एक फिक्स नहीं है, वो बदलती रहती है। आज मुस्लिम तुष्टिकरण चलता है, कल शिव भक्त बन जाते हैं, परसों कुछ और हो जाता है। कैडर बेस्ड पार्टी में भारत में दूसरी नेशनल पार्टी है सीपी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीआईएम, ये सारे कैडर बेस्ड पार्टी है। और इनमें कैडरशिप की प्रॉपर हायरार्की है, इनकी आइडियोलॉजी है, इनका रिक्रूटमेंट ऑफ कैडर और उनका नर्चर करना, ये सब है। और सिमिलर बीजेपी के साथ भी है। तो बीजेपी एक्चुअली आइडियोलॉजी बोरो करती है। बीजेपी एक पॉलिटिकल विंग आप कह सकते हो आरएसएस की, वैसे वो डिनाई करते हैं कि वो आरएसएस के पॉलिटिकल विंग नहीं है। या आप कह सकते हो कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आरएसएस की विचारधारा रखती है, या आरएसएस की विचारधारा वाले लोग ही बीजेपी में आते हैं और उसमें शिफ्ट करते हैं। तो आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशियो कल्चरल एंड नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो इलेक्शन नहीं लड़ती, इलेक्शन लड़ती है बीजेपी। तो पर बीजेपी के भारत में उसके कैडर हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं और उसके कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता के द्वारा पार्टी बनती है। और आम आदमी पार्टी में अभी तक मैं क्या कहूँगा, कैडर बेस्ड पार्टी अभी फिलहाल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, इन जगहों पे उसके कैडर हैं। अभी भी वो एक कैडर बेस्ड पार्टी की कैटेगरी में वैसे है छोटी, पर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक अलग टाइप की आइडियोलॉजी थी और वो नेशनलिस्ट पार्टी बनने की क्षमता रखती है अभी भी, अ, अगर वो अपने आइडियोलॉजी को सही रखे, ना कि इलेक्शन जीतने के लिए ही अपनी आइडियोलॉजी चेंज करते रहे। और दूसरी आते हैं फैमिली पार्टी, मतलब फैमिली लिमिटेड और स्यूडो मोनार्चिस्ट। मैं स्यूडो मोनार्चिस्ट क्यों कहूँगा, जैसे ममता बनर्जी तृणमूल में वो जिस तरीके से रूल चलाती हैं, जैसे कि वो रानी है, वही मायावती का भी वही हाल है बीएसपी में। तो वो एक फैमिली लिमिटेड पार्टी है। अगर उन पार्टी में वो नेता ना रहे जो कभी कांग्रेस में नेता थे और टूट के अपनी पार्टी बनाए, वो अगर नेता ना रहे तो उस पार्टी का क्या होगा? जैसे ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए एआईडीएमके, जो जयललिता जिसकी नेता थी, उनके बाद एआईडीएमके का वजूद ऑलमोस्ट खत्म है। अभी तो सरकार में है, लेकिन उनका बेस वो अब नहीं रहा। अभी वहां पर डीएमके ज्यादा प्रसिद्ध है। समाजवादी पार्टी भी, मुलायम भी, मतलब अखिलेश यादव भी उस तरीके से समाजवादी पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। उनको भी बैसाखी लेनी पड़ती है कांग्रेस की और इसकी उसकी। और मायावती के बाद तो मायावती की पार्टी का क्या होगा, कौन रखेगा, किसी को पता नहीं है। और आरजेडी में लालू थे तब तक थे, अभी तेजस्वी है, वो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं अपने पार्टी का। पर ये सारी की सारी सिंगल पार्टी पार्टी है, सिंगल फैमिली पार्टी है। जैसे बीजू जनता दल हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, अकाली दल हो गई, जनता दल एस हो गई, जनता दल। आ, तो ये सारी पार्टियां वन फैमिली पार्टी है। तो वन फैमिली पार्टियों में नेता तो बड़े ही धुआंधार होते हैं, जिनका नेशनल एक अपील होता है या लोकल अपील होता है, लेकिन वो नेशन वाइड अपनी राजनीति नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि वो लोकली निकल रहे होते हैं और उनके पास ना उतना ब्रेथ होता है और कैपेसिटी होती है कि पूरे नेशन वाइज वो कैडरशिप बना सके। वैसे इलेक्शन लड़ लेते हैं, कई जगहों पे वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, लेकिन उनकी वो मतलब कार्यकर्ता या संघ उनका मजबूत नहीं होता बाकी जगहों पे। तो इनकी ये जब नहीं रहेंगे तो ये पार्टियां खत्म हो जाएगी या टूट जाएंगी। और आती है इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जिनका वजूद ही इस्लाम के ऊपर है। मतलब उनको इस्लाम फॉलो करने वाले के इंटरेस्ट को एड्रेस रखना है। जैसे आप
बाकी जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, वो मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, क्योंकि वो या कभी-कभी अन्य पार्टियां भी मुस्लिम तुष्टिकरण करती है, उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए। पर मुस्लिमों के वोट को लेने के लिए या उनके पक्ष को रखने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, उनकी बात करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बन गई है, जो ज़्यादातर कहने को तो अपने आप को सेक्युलर कहती है, लेकिन अगर उनके वक्तव्य वगैरह, उनके मैनिफेस्टो वगैरह देखो तो वो मुस्लिम को कैटर करने के लिए उनके वक्तव्य या विचारधारा होते हैं। जैसे बीजेपी के ज़्यादातर उनके जो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जैसे राम मंदिर बनाना, तो वो हिंदुओं के लिए उनका विचारधारा था। तो उनमें आ जाती एआईएमआईएम, एसडीपीआई, पीडीपी। तो एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, एक आरएसएस टाइप की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। जैसे आरएसएस सोशल वर्क, बिल्डिंग द नेचर, बिल्डिंग द कैरेक्टर, इस पे ध्यान देती है। उसी तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बिल्डिंग मुस्लिम यूथ के इस्लाम के हिसाब से चले, उनको सशक्त करना, उनका फिजिकल फिटनेस, या फिर इस्लाम मानने वाले लोगों के लिए सोशल वर्क वगैरह करना, वो करते हैं, और उन्हीं का पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है। आने वाले समय में ये पार्टी काफी आगे जाने वाली है। अब फैक्टर्स क्या-क्या है भारत में जिसपे पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन लड़ती है? तो एक फैक्टर है कास्ट, डेफिनेटली। भारत में इलेक्शन का मतलब कास्ट। अभी रिसेंट इलेक्शन में कास्ट की पॉलिटिक्स थोड़ी कम हो पाई है, इसलिए बीएसपी, एसपी वगैरह इलेक्शन नहीं जीत पा रही है। तो पर फिर भी कास्ट एक फैक्टर रहता है। जब वो कोई टिकट भी देते हैं तो कास्ट को ध्यान में रख के देते हैं कि इस जगह पे किस कास्ट के लोग ज्यादा हैं, और तो वो दोनों ही तरफ की पार्टियां एक ही टाइप के कास्ट के लोगों को खड़ा करते हैं। अगर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम टाइप के खड़ा करेंगे, अगर दलित है तो दलित करेंगे, अपर कास्ट है तो अपर कास्ट करेंगे, तो इस तरीके से। दूसरा फैक्टर है रिलीजियन। तो मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों का तो डेफिनेट एजेंडा है रिलीजन पे। तो वो जैसे ओवैसी है, अभी तेलंगाना, अभी इलेक्शन हुए हैदराबाद में, तो उन्होंने 51 ही एमएलसी सीटों पे अपने लोग खड़े किए, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी थी, और उसमें से वो 44 जीत गए। तो ये वहीं पर अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी है, और भारत में धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आज आपकी 20-22% है, 2029 तक ये आबादी 28% तक चली जाएगी। तब जो भी मुस्लिम वोट खींच पाएगा वो भारत में करीबन 150-200 सीटें जीत जाएगा, और 2035 तक, 36 तक वो भारत को रूल करेगा, और हो सकता है 2040 तक भारत एक इस्लामिक देश भी बन जाए, क्योंकि इनका एजेंडा ही है। और जो मुस्लिम जो वोट करते हैं वो एक ग्रुप में वोट करते हैं, उनके सामने अगर रिलीजन आ जाता है, ज्यादातर लोगों के लिए सोशलिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, कास्ट, ये सब मायने नहीं रखता। वो उस तरीके से वोट करते हैं। लोग खुल के नहीं बोलते हैं, पर इनहेरेंटली लोगों को पता है। आगे मैं आपको ग्राफ के साथ दिखाऊंगा कि आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ। तो दूसरे फैक्टर होते हैं सोशलिज्म, मतलब फ्री का लैपटॉप बांट दिया, फ्री का खाना दे देंगे, 2 रुपए चावल दे देंगे, 2 रुपए का लंच दे देंगे, मतलब मुफ्त में जो दे देंगे। तो उसके ऊपर वो धर्मादा जिसको कहते हैं, धर्मादा के ऊपर वो लोग अपने मैनिफेस्टो बनाते हैं, लोग वोट भी करते हैं कि अभी जैसे 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो इस तरह के फैक्टर्स पे वोटिंग होती है। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो कुछ बातें वो कोई पार्टियां कर रही हैं, कुछ बातें कोई पार्टियां नहीं कर रही हैं। इसके अलावा क्षेत्रवाद होता है, जैसे साउथ की ज्यादातर पार्टियों के साथ क्षेत्रवाद है। जैसे तमिलनाडु में तमिल तमिल जो है वो बहुत चलता है, तो वहाँ पे तमिलियन तमिलियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से वहाँ पे पार्टियां इलेक्शन लड़ती है। उसके बाद कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी सरवाइव कर रही है, और रिसेंटली हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां सीटें भी जीत रही हैं, तो रिवाइवल होता हुआ दिख रहा है। उनकी विचारधारा को सपोर्ट करने के लोग सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं। नेशनलिज्म, तो
देशभक्ति या देश की बातें करने वाला, अभी तो बीजेपी ज़्यादातर ये बातें करती है नेशनलिज्म की। कुछ बातें शिवसेना किया करती थी, अब आजकल उन्होंने बंद कर दी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनको अपना पॉलिटिकल स्टैंड या आइडियोलॉजी में बदलाव लाना पड़ा है। तो कुछ पार्टियां नेशनलिज्म का मुद्दा बनाती है, जैसे कि पाकिस्तान, और बीजेपी ज़्यादा कर रही है पाकिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक, और इस तरह की बातें करके चाइना के साथ हमने ये कर दिया, पाकिस्तान को ईंट सीट बजा दी। तो ये नेशनलिस्ट उनके मुद्दे होते हैं, उसके नाम पे जनता वोट भी कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो 2014 में जो वोटरों ने वोट किया था, तो वोटरों ने वोट किया था इन मुद्दों पे: इकोनॉमिक ग्रोथ, करप्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम बढ़े कि नहीं बढ़े, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो, एक्सेस गवर्नमेंट जो सुविधाएं हैं उसको एक्सेस मिले, लीडरशिप मजबूत हो, मतलब लीडर देख के वोटिंग, और आइडेंटिटी क्या है हमारी। तो आप देखोगे सारे गांव और शहर के दोनों जगह के वोटरों ने, तो गांव में जो मुद्दा इकोनॉमिक ग्रोथ का मुद्दा ज्यादातर शहरों में था। शहर के लोग इकोनॉमिक या इनकम पे ज्यादा रखते हैं, शहर के लोग करप्शन को ज्यादा बड़ा मुद्दा है उनके लिए। पर गांव में अगर जाएंगे तो महंगाई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनके पास इनकम कम है, तो वो महंगाई उनका मुद्दा है, अपनी इनकम बढ़ाना उनका मुद्दा है। तो शहर में वो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े ताकि जीडीपी बढ़े, वो सब मुद्दा था। तो आपने देखा होगा कि जो 2014 में ज्यादातर लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को वोट किया, क्योंकि इन सारे मुद्दों पे कांग्रेस फेलियर दिख रही थी। अब अगर आप देखेंगे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में बीजेपी को वोट करने वाले लोग कौन है, मतलब अगर आप देखोगे 2014 और 19 में, तो मुस्लिम आबादी ने 2014 में ज्यादा वोट किया था, 2019 में कम वोट किया। शेड्यूल ट्राइब का वोटिंग परसेंटेज 2019 में बढ़ा है, शेड्यूल कास्ट का भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और बैकवर्ड क्लासेस का भी वोटिंग परसेंटेज 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए बढ़ा है, और अपर कास्ट का भी बढ़ा है। तो आप ये सोच सकते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो टॉयलेट की साधन और घर के साधन और बाकी जो सोशलिस्ट जो नियम निकाले और बेनिफिट निकाले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह, तो वो लोगों को अच्छे लगे। पर फिर भी आप देखेंगे तो मुस्लिम जो वोटरों के दिमाग में बीजेपी एक हिंदू बेस्ड पार्टी है, और उनके दिमाग में जो वोटरों के डाला गया है कि इस्लामिक वोटिंग करनी चाहिए, तो वहां पर उतने ज्यादा वोट नहीं मिले। तो वैसे तो वोट कुछ मिले हैं, करीबन 5-6%, लेकिन उतने नहीं मिले जितने अन्य पार्टियों को मिलते हैं। तो आप ये भी देखेंगे कि कैटेगराइजेशन में कि मुस्लिम और अपर कास्ट का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बीजेपी को 96 में मुस्लिम अगर सपोर्ट की बात करें तो परसेंटेज वोटिंग बढ़ तो रहा है, लेकिन मोरलेस ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। 2014 में थोड़ा ज्यादा था, 7 to 8% था, पर बाकी समय में मुस्लिम का वोटर उतना नहीं था। और आप देखोगे कांग्रेस कंसिस्टेंटली अराउंड 40% के आसपास मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट करती है। तो और बाकी जो वोट है मुस्लिमों के वो अन्य पार्टियों को जाती है। तो आप इधर अपर कास्ट में देखेंगे तो बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो ज्यादातर अपर कास्ट वाले हैं, और समय के साथ जब इनका वोटिंग अपर कास्ट का कम पड़ा था, जैसे 2004 में या 9 में, तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन जैसे ही अपर कास्ट की वोटिंग, जो कि करीबन 46-48% है, मतलब मुस्लिम वोट से भी ज्यादा अपर कास्ट वाले बीजेपी को वोट करते हैं। अगर मान लो कि अगर मुस्लिम वोट का अगर यूनिटी हो गई, जहां जहां अगर मुस्लिम के 60-70% वोट भी अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को मिलने लगे, तो वो जीतने लग जाएंगे जहां जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा होंगे। तो हम देखते हैं कि कैडर बेस्ड नेशनल पार्टी का क्या कंडीशन है, 2019 के चुनाव में उनका क्या हाल था।
तो आप देखोगे बीजेपी ने 37.4% वोट उनको मिला, जितने भी वोट डाले गए उसका, और उसके हिसाब से वो 303 सीटें जीत गई, 437 सीटों पे लड़ी थी। तो अब अगर सोचेंगे कि 37.4 ऑलमोस्ट पॉपुलैरिटी पीक कर रही है, अभी और भी अगर बेटर करती है तो उनको और बेटर हुए तो 40, 42, 41% तक की, क्योंकि इससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नेहरू जी को भी नहीं मिला था, और जब राजीव गांधी ने जब इतनी ज़्यादा सीटें जीती थी, 400 से ज़्यादा सीटें जीती थी, तब भी उनको 40-42% वोट शेयर ही मिला था। तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, अगर वो अपना परसेंटेज मेंटेन भी कर ले, 1-2% ऊपर ले जाए, तो भी काफ़ी वो सरकार में रह सकते हैं। कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 19% में आ गया, एक ज़माने में राजीव गांधी के ज़माने में 40% के ऊपर हुआ करता था, और आप देख लीजिए लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस 421 सीटों में लड़के 52 सीट जीती है। कम्युनिस्ट पार्टी का 2.25% वोट शेयर है, पर उनका भी जो वोट है वो डिक्लाइन ही हो रहा है। मैंने एसडीपीआई को रेड में दाग लगाया है, सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो जिसका सोशल विंग है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आजकल आप देख रहे होंगे बहुत उनका नाम आ रहा है, शाहीन बाग में पीएफआई का बहुत नाम था, और कई जगहों पे दंगों में उनका नाम आता है। तो ये अभी है तो छोटी, अगर देखोगे वोटिंग परसेंटेज तो 0.03% वोट मिला है, और एक भी सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन ये अपना कैडरशिप मजबूत कर रही है। वो पूरे देश में अपने कैडर बना रही है, जैसे आरएसएस ने अपने संघ बनाए, जगह जगह उनके शाखाएं लगती थी। आरएसएस की शाखाएं जगह जगह, एक सिटी में ऑलमोस्ट छोटे छोटे कम्युनिटी में आपको शाखा मिल जाएंगी। तो इन शाखाओं के थ्रू पीएफआई, पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी अपनी शाखाएं टाइप की बना रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मुस्लिम जगहों पे वो फैलने लगेगी, जैसे जैसे वो अपना कैडरशिप को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो आने वाले समय में, बिकॉज द वोटिंग पैटर्न ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इज लाइक अ हर्ड, मतलब एक कलेक्टिवली वोट करते हैं आपके धर्म के मुद्दे पे या धार्मिक रिलेटेड मुद्दे पे, तो एसडीपीआई राइज करने वाली है। और हमें बड़े ही आ, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी है भारत में, उन सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। आ, आप लोग ये पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का क्यों नहीं, क्योंकि उसने तो अभी 5 सीटें बिहार में जीत ली, और तेलंगाना में भी उसने हैदराबाद इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया, और वो काफी अच्छे स्पीकर हैं, बोलते अच्छा हैं, और मुस्लिम आबादी उनको सुनती है। वो स्पीकर अच्छा है, नेता अच्छे हैं, अगर आप देखोगे तो पॉपुलरिटी मतलब स्पीकिंग क्वालिटी में वो काफी बड़े नेताओं के, कांग्रेस में तो उस स्पीकिंग क्वालिटी के हार्डली कोई नेता है, लेकिन वो स्पीक अच्छा कर लेते हैं, पर उनकी पार्टी में कमी है कैडरशिप की। ऑल इंडिया एआईएमआईएम की जो कैडरशिप है वो पूरे भारत में नहीं है। अगर एआईएमआईएम को पीएफआई सपोर्ट करने लग जाए, अगर मान लीजिए, अभी तो एसडीपीआई को कर रही है, लेकिन अगर एआईएमआईएम या तो एसडीपीआई से मर्ज हो जाए, या एआईएमआईएम को पीएफआई सपोर्ट करने लग जाए, या एआईएमआईएम अपनी कैडरशिप बना सके पूरे भारत में, तो हो सकता है ओवैसी को हम बहुत बड़े रोल में भारत में देख पाएंगे। नहीं तो ओवैसी का कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर है एसडीपीआई का। अब जानते हैं कि बीजेपी के लिए काम क्या कर रहा है। तो बीजेपी के लिए काम कर रहा है सोशलिज्म, मतलब वो जो सबका साथ सबका विकास के नाम पे वो जो अ, महिलाओं को अकाउंट देना, मुद्रा योजना, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल जो स्कीम्स हैं, जैसे शौचालय, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के जो जनमानस को छूने वाले प्रोग्राम है, उसको काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रही है। बिजली देना हर घर में जाके। दूसरा मुद्दा उनका काम कर रहा है हिंदुत्व का मुद्दा, तो और देश मतलब राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म सर चढ़ के उनके साथ काम कर रहा है, वो उस मुद्दे पे हमेशा अड़े रहते हैं। और पाकिस्तान और चीन के भले इकोनॉमी की जो लग जाए, पर नेशनलिज्म मुद्दे में वो देश को एकदम
सेना के साथ खड़े हैं, सेना के क्रिटिसिज्म में नहीं आते हैं, और यही गलती कांग्रेस कर रही है। वो मोदी विरोध में वो देश विरोध में पहुंच जा रही है, सेना विरोध में पहुंच जा रही है, और वो अपीयर हो रही है कि भाई वो देश विरोधी पार्टी बन रही है। उनको अपना एजेंडा चेंज करना चाहिए। और बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ा काम कर रहा है मोदी। मोदी एज अ लीडर की पॉपुलैरिटी बीजेपी एज अ पार्टी से कहीं ज्यादा है। अभी के सिनारियो में मोदी की पॉपुलैरिटी बीजेपी की पार्टी से ज्यादा है। तो अभी आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल जो उनकी अपोजिंग पार्टी है, मोदी विरोध नहीं कर रही है, वो बीजेपी विरोध तो कर रही है, मोदी विरोध से बच रही है, क्योंकि मोदी विरोध करने से वोट कट रहे हैं। तो मोदी बीजेपी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और दूसरा, आरएसएस का सपोर्ट है, और बीजेपी की कैडरशिप बहुत बड़ी है। अभी बीजेपी दुनिया की ऑलमोस्ट सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है। उन मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और बीजेपी में नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उनमें थोड़ा कभी आगे पीछे होता है, पर बीजेपी ऑलमोस्ट लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है एज पर कैडरशिप। करीबन 12 या 13 करोड़ उनके मेंबर्स हैं। क्या काम नहीं कर रहा है? तो क्या काम नहीं कर रहा है बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट लेने में? तो उनका हिंदुत्व का एजेंडा के साथ आगे बढ़ना, वो काफी मुस्लिमों का वोट लेने में काम नहीं कर रहा। अभी सोशलिज्म और नेशनलिज्म और मोदी, ये तीनों कुछ वोट तो मुस्लिम से ले पा रहे हैं, पर एट द एंड बीजेपी का जो परसेप्शन है वो एक हिंदू बेस्ड पार्टी है, और मुस्लिम इन जनरल हिंदू बेस्ड पार्टी को वोट नहीं करेंगी या नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस के लिए क्या काम नहीं कर रहा है? कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है करप्शन। उनकी पार्टी के पुराने करप्शंस उनके लिए नेगेटिव है। उनका कंफ्यूजन होना, कभी वो हिंदू बनते हैं, कभी मुस्लिम बनते हैं, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण ओपनली करते हैं, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान समर्थन में चले जाते हैं, जो पाकिस्तान बात करता वही बात करने लग जाते हैं, विरोध के नाम पे विरोध करते हैं, और ज्यादातर टाइम वो बीजेपी के ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो एंटी नेशनल पार्टी अपीयर करने लगते हैं। और वो उनको अपना जो स्टांस है, जो सेंटर का स्टांस था, वो उनको रखना चाहिए। मुस्लिम वोट पाने के लिए या हिंदू वोट पाने के लिए वो जो अपना स्टैंड शिफ्ट कर रहे हैं, वो काम नहीं करेगा। उनको अपना जो नेशनलिज्म का जो छवि था, कांग्रेस ने ही देश को आजाद कराया, और आखिर हुआ क्या कि कांग्रेस अपीयर होने लगी देश विरोधी है। तो वो उनको अपने जो पार्टी प्रवक्ता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, किन मुद्दों पे बात करना चाहिए, मुद्दों को केवल विरोध के नाम पे ऐसे ना बात करें कि आप देश विरोधी हो जाए। कम से कम सेना का विरोध करना तो छोड़िए, और जहां भी पाकिस्तान और चीन आता है, आपको उसके खिलाफ बातें करनी चाहिए, देश के बारे में बात करनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है राहुल गांधी। मतलब वो इतने कमजोर हैं कि वो कांग्रेस पार्टी लीड करने के काबिलियत नहीं रखते हैं। आप देख लो, 2004 से उनको कमिंग कमिंग आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, उनको रीलॉन्च किया जा रहा है, लेकिन जनता उनको नकार रही है। उनकी इमेज भी कुछ ऐसी बन गई है कि वो एक लीड करने वाले कंडीशन में नहीं है। और कांग्रेस एक डायनेस्टी बेस्ड पार्टी हो गई है, जिसकी वजह से उसमें जितने भी अच्छे नेता थे, सब वो पार्टी या तो छोड़ के दूसरी पार्टी बना रहे हैं या दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं। तो उनके वहाँ जो नेचुरल लीडर्स थे वो कम हो गए हैं। और इनका अलग सबसे जो बड़ा कारण है, उनके अंदर डेमोक्रेसी रही नहीं गई है। मतलब पार्टी के अंदर जो वेरियस लेवल में नेता जो चुने जाते हैं, पार्टी प्रवक्ता, पार्टी के प्रभारी वगैरह जितने भी हैं, ये इसमें डेमोक्रेसी का अभाव है। और इसको वापस लाने के लिए उनको पूरी पार्टी में डेमोक्रेसी रीइंस्टेट करनी पड़ेगी। इवन चूजिंग द पार्टी प्रेसिडेंट, मतलब आपकी शुरुआत पार्टी प्रेसिडेंट को डेमोक्रेटिकली करनी पड़ेगी। खैर, कांग्रेस को अकल आएगी तो आएगी, जब नहीं आएगी तो नहीं आएगी। मुझे नहीं लगता मेरे कहने से कांग्रेस को कोई अकल आने वाली है। उनको तो जो करना है
श्री गांधी नमो नमो करना है तो करने दीजिए। कांग्रेस के लिए क्या काम कर रहा है जिससे उनको मुस्लिम का वोट मिलता है? तो मुस्लिम का वो अपीसमेंट करते हैं वेरेवर व्हेनेवर पॉसिबल, चाहे देश के विरोध में वो अपीयर हो, चाहे वो कुछ भी सेंटिमेंट ले, चाहे मेजोरिटी को नाराज करे, वो कभी भी मुस्लिम अपीसमेंट से पीछे नहीं हटते हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, ज्यादातर लोग राम मंदिर चाहते हैं और इतना समय तक मुद्दा चल रहा है कि ज्यादातर लोग जो नहीं भी जानते थे अब समझ गए हैं कि भैया एक मंदिर बना दो तो क्या जाता है, एक ही तो मंदिर की बात हो रही है। वो हर मस्जिद को तोड़ के मंदिर की बात तो कर भी नहीं रहे थे। तो आप लोगों ने मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पे जो किया, खैर मुस्लिम वोट मिलते हैं आपको। और दूसरा, उनको जो वोट मिलता है ऐसा नहीं है कि कोई भी नेता हो, इवन जब गांधी भी थे तो गांधी को भी पसंद करने वाले सब नहीं थे। इवन कोई भगवान भी आ जाए, कोई भी धर्म का भगवान आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी एक पॉइंट में जितने भी लिविंग ह्यूमंस हैं, जितने भी लोग जी रहे हैं, वो सब एक को ही पसंद करें। तो मोदी चाहे कितने भी अच्छा लगे किसी के लिए, पर कुछ एंटी बीजेपी और एंटी मोदी होंगे ही होंगे। तो उनके वोट कांग्रेस को मिलते हैं। अब आगे चलते हैं कि कम्युनिस्टों के लिए क्या काम करेगा, मतलब अगर कम्युनिस्ट को आगे बढ़ना है, उनको भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, तो उनको हिंदुत्व और मुस्लिम के बीच में कंफ्यूजन जो वो करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। वो कभी जो प्रो मुस्लिम और स्टैंड लेते हैं, वो उनको हटाना पड़ेगा। उनको अपने कम्युनिस्ट स्टैंड से अ, चलना चाहिए, और जो स्टैंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखती है, उस टाइप के स्टैंड वो भारत के लिए रख सकते हैं। उनको करना चाहिए नियो कम्युनिस्ट नेशनलिज्म, मतलब कम्युनिज्म को रिवाइव करना चाहिए, नया टाइप का कम्युनिज्म लेना चाहिए जो नेशनलिज्म बेस्ड हो, राष्ट्रवाद बेस्ड कम्युनिज्म को उनको लाना चाहिए। और सिमिलर काइंड ऑफ कम्युनिज्म चाइना अपनाती है। चाइना तो कैपिटलिस्टिक कम्युनिज्म बन चुकी है, पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी वो न्यू कम्युनिस्ट नेशनलिज्म फॉलो कर सकती है, जिसमें राष्ट्रवाद का इम्पोर्टेंस रखा जाए। और उनको करना पड़ेगा, अपनी कैडरशिप को रिबिल्ड करना पड़ेगा। कैडरशिप को बिल्ड करने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ेगा। अभी कम्युनिस्ट पार्टी में स्ट्रॉन्ग लीडर का फेस नहीं है, और विद इन जो दो तीन जो स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, येचुरी और कामत और जो भी हैं, करात करात और येचुरी और भी जो सीपीएम कम्युनिस्ट के जो लीडर्स हैं, उनके बीच में टसल रहता है। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए और बाकी उनके फॉलोअर चाहिए। एसडीपीआई के लिए क्या काम करेगा? एसडीपीआई को अगर आगे बढ़ना है, उनको मुस्लिम अपीसमेंट वेरेवर व्हेनेवर पॉसिबल करना पड़ेगा। मतलब जो वोट कांग्रेस खींच रही है, अन्य पार्टियां खींच रही है, वो उनको अपने पाले में लाना पड़ेगा। उनको एंटी हिंदू वोट जहां तक हो सके उनको लाना पड़ेगा। उनको कांग्रेस के कमजोर और कांग्रेस वीक ऑपोजिशन पार्टी अगर रहे तो उनको हेल्प करेगा। तब वो उनकी कैडरशिप बेस्ड पार्टी होने के कारण वो बेटर ग्रो करेंगे। और उनमें जो प्रॉब्लम कांग्रेस में हो चुकी है, कांग्रेस के अंदर अभी जो प्रॉब्लम है, नई पार्टी है इसलिए क्योंकि ये 2009 में ही पार्टी आई है, तो ये नई पार्टी होने के कारण इसमें परेशानियां कम है और ये ग्रोथ में है, तो वो मुस्लिम वोट अट्रैक्ट कर पाएंगे। इनको और काम करना चाहिए, इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए एक्सपेंशन, सोशल वर्क करके, मुस्लिमों का कल्याण करके और भी जनता का कल्याण करके, उनके मुस्लिमों के साथ उनको अपना एक्सपेंशन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप देखोगे आरएसएस का एक्सपेंशन, तो आरएसएस एक दिन में पार्टी नहीं बनी। 1925 में वो पार्टी बनी थी और काफी समय तक उनको कंट्रोल में रखा गया, उन पे बैन लगाया गया काफी समय तक। वो पर फिर भी वो छोटे स्केल में जब बैन था तो वो स्मॉल स्केल में अपना सोशल वर्क करते थे और शाखा चलाते थे। धीरे धीरे वो अपने विचारधाराओं को लोगों में प्रोपगेट करना शुरू किया। करीबन 2 जनरेशन तक उनकी विचारधारा पे लोग आए, जुड़े। उसके बाद उन्होंने जनसंघ किया।
और क्या एसडीपीआई को 50 साल वेट करने की ज़रूरत है? जैसे बीजेपी एक ऑपोज़िशन पार्टी बन पाई कांग्रेस के लिए 50 सालों में, पर एसडीपीआई को इतना समय नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से अगले 10 सालों में एसडीपीआई एक बड़ी फ़ोर्स होके आगे आएँगी।